कभी सोचा है भारत जैसा इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश आखिर चलता कैसे है? मतलब सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? खैर, आज हम इसी बड़ी सी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर एक छोटे से गांव की पंचायत तक शासन का ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो फिर 1 अरब से ज्यादा लोगों को एक साथ चलाने का राज क्या है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसकी चाबी है हमारे संविधान में। एक ऐसा शानदार दस्तावेज जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पूरा नक्शा तैयार किया है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सरकार के 2 स्तरीय ढांचे से शुरू करेंगे, फिर शक्तियों के बंटवारे को समझेंगे, ये भी जानेंगे कि पावर को नीचे तक पहुंचाना क्यों जरूरी है। बात करेंगे पंचायती राज क्रांति की और आखिर में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद के नए दौर को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बुनियादी बात, भारत पर सिर्फ एक जगह से हुकूमत नहीं होती। यहाँ शक्ति बटी हुई है। एक है हमारी केंद्र सरकार जो दिल्ली में है, और फिर हर राज्य की अपनी अपनी सरकार। इसी ढांचे को हम संघीय संरचना या फेडरलिज्म कहते हैं। तो ये संघवाद या फेडरलिज्म आखिर है क्या? इसे समझने के लिए एक बड़ी कंपनी के बारे में सोचिए। जो हेड ऑफिस है वो हो गई हमारी केंद्र सरकार, और जो देश के अलग अलग हिस्सों में उसकी ब्रांच है वो हो गई राज्य सरकारें। और संविधान वो है उस कंपनी का रूल्स मैनुअल जो साफ साफ बताता है कि किसका क्या काम है, ताकि पूरा देश बिना किसी गड़बड़ के स्मूथली चलता रहे। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र और राज्य बिना एक दूसरे के काम में दखल दिए काम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे संविधान ने काम के बंटवारे के लिए 3 बहुत ही साफ सुथरे नियम बनाए हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या हैं। देखिए, ये 3 आधार हैं। पहला विधायी मतलब कानून बनाने की शक्ति, दूसरा प्रशासनिक यानी उन कानूनों को लागू करने की शक्ति, और तीसरा वित्तीय यानी पैसे और टैक्स का बंटवारा कैसे होगा। केंद्र और राज्यों का पूरा रिश्ता इन्हीं 3 स्तंभों पर टिका है। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? हमारा संविधान कितना डिटेल्ड है, कुछ भी अंदाजे पर नहीं छोड़ा गया है। कानून बनाने के लिए आर्टिकल 245 से 255 तक है, प्रशासन के लिए 256 से 263 तक, और यहाँ तक कि पैसों के बंटवारे के लिए भी आर्टिकल 268 से 293 तक के नियम मौजूद हैं। मतलब हर चीज को बहुत बारीकी से तय किया गया है। लेकिन रुकिए, शासन सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक ही सीमित नहीं है। असली लोकतंत्र तो तब मजबूत होता है जब सत्ता नीचे बिल्कुल जमीनी स्तर तक पहुंचती है, और यहीं पर विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया आता है। विकेंद्रीकरण का मतलब बहुत सीधा सा है, पावर को राजधानियों से निकालकर गली मोहल्लों और गांवों तक पहुंचाना। इसके पीछे की सोच ये है कि भाई एक गांव की सड़क कब बननी है या नाली कहाँ साफ होनी है, ये वहां रहने वाले लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। ये उन्हें अपने जीवन से जुड़े फैसलों में सीधी आवाज देने के बारे में है। और पता है, ये कोई नया विचार नहीं है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था, जहां हर गांव अपने फैसले खुद ले और आत्मनिर्भर बने। ये दिखाता है कि सत्ता को जमीनी स्तर तक ले जाने की ये सोच हमारे देश के आदर्शों में कितनी गहराई तक बसी हुई है। तो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक संवैधानिक क्रांति की जरूरत पड़ी। एक ऐसा ऐतिहासिक कदम जिसने स्थानीय शासन के विचार को पूरे देश में एक कानूनी पहचान दी। और वो क्रांति आई साल 1992 में, 73वें संविधान संशोधन के रूप में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र में जमीनी स्तर पर हुए सबसे बड़े बदलाव का प्रतीक है। अब इस संशोधन ने जो किया वो सच में रेवोल्यूशनरी था। इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया। मतलब अब उन्हें कोई अपनी मर्जी से भंग नहीं कर सकता। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 लेयर का सिस्टम बनाया। हर 5 साल में चुनाव कंपल्सरी कर दिए, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं और पिछड़े समुदायों के लिए सीटें आरक्षित की। इसने सचमुच लोकतंत्र को हर गांव के दरवाजे तक पहुंचा दिया। और ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये पक्का कानून है। संविधान का आर्टिकल 243G साफ साफ पंचायतों को सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि असल में स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर काम करने की पावर देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक कानूनी लाइन जमीन पर हकीकत में बदल जाती है। चलिए अब आखिर में केंद्र और राज्यों के रिश्तों के आज के दौर पर एक नजर डालते हैं, जो अब एक नए मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, सहयोग और साझेदारी का मॉडल।
इस नए नजरिए के पीछे की सोच बहुत सीधी और शक्तिशाली है। अगर राज्य मजबूत होंगे तो देश अपने आप मजबूत बनेगा। ये टकराव की जगह सहयोग पर जोर देने वाली बात है। इसी सोच को टीम इंडिया के कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य प्रतियोगी नहीं हैं, बल्कि एक ही टीम के खिलाड़ी हैं, जो देश के विकास के एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं। तो हमने केंद्र की सत्ता से लेकर हर नागरिक के दरवाजे तक का ये सफर देखा, लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। जब लोकतंत्र सचमुच हमारी दहलीज पर आ चुका है, तो असली सवाल ये है, शासन के लिए अगला कदम क्या होगा? हम इस पूरे ढांचे को और ज्यादा असरदार और जवाबदेह कैसे बना सकते हैं, ताकि ये सच में हर एक नागरिक के लिए काम करे?